नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ये है हमारा पॉलिटी का 45 नंबर का लेक्चर है और हम देख रहे थे हमारी पॉलिटी की सीरीज़, जिसमें हमने जो पहले 3 यूनिट है सेंट्रल गवर्नमेंट तक इसको ख़त्म किया था और जो स्टेट गवर्नमेंट वाला यूनिट है हम इसको देख रहे थे। और इस यूनिट में हमने अब तक गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर, ये जो 4 चैप्टर्स हैं इसको ख़त्म किया था। और जो आज का लेक्चर है उसमें हम हाई कोर्ट्स देखने वाले हैं, जो हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। ये चैप्टर नंबर 5 है स्टेट गवर्नमेंट वाले यूनिट का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए हाई कोर्ट्स, आपने काफ़ी बार सुना होगा हाई कोर्ट्स के बारे में कि बॉम्बे हाई कोर्ट्स, मद्रास हाई कोर्ट्स, कोलकाता हाई कोर्ट्स, और इस हाई कोर्ट में ये केस गई, सलमान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये सज़ा दी। ऐसे अलग अलग चीज़ें आपके कानों में आपने मतलब सुनी होगी, न्यूज़ में, समझ रहे, आप दिन प्रतिदिन सुनते ही होंगे ऐसी चीज़ें। केस अलग अलग केसेस होते हैं, अलग अलग हाई कोर्ट में जाते हैं। फिर आप ये भी सुनते होंगे कि ये जो केस है ये हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज हुआ है। तो हम ये सारी चीज़ें आज देखने वाली हैं कि हाई कोर्ट जो होता है वो क्या होता है, कौन सा हमारे देश में कितने हाई कोर्ट है, कौन से देश में कौन से स्टेट में हाई कोर्ट है या कौन से स्टेट में हाई कोर्ट नहीं है। कुछ स्टेट ऐसे वहाँ पे कॉमन हाई कोर्ट है। जो हाई कोर्ट है उसमें जो जज होता है, तो जज के बाद कितने बाकी जो है ना, बाकी जज कितने होते हैं, एक तो चीफ जस्टिस होता है, बाकी कितने जज होते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इनको अपॉइंट कौन किया करता है, इनको हटाना हो अपने पद से तो कौन हटाता है, इनकी सैलरी क्या होती है, इनको शपथ कौन दिलाता है, इनके कामकाज क्या होते हैं। ये सारी जो चीज़ें आपके मन में घर करके बैठी होंगी, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हाई कोर्ट्स के बारे में। समझ गए आप? तो अगर आपके घर में कोई लॉयर वॉयर कुछ भी कोई भी हो, उसको भी ये वीडियो दिखा दो कि हाई कोर्ट के बारे में और क्रॉस चेक कर लो मैंने जो बताया वो सही है नहीं। समझ गए आप? तो चलिए देखो क्या होता है। हमारा जो देश है, हमारे देश में जो जुडिशरी, इंडिया में जो जुडिशरी ना वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब क्या होती है, एक मिनट में आपको ना एकदम एक ब्लैंक स्लाइड लेके सिलक से बताता हूँ। इंटीग्रेटेड मतलब क्या, हमारा देश में जो जुडिशरी है सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, समझ गए, उसके नीचे होता है हाई कोर्ट, उसके नीचे होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, मतलब कौन से, देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके बाद होता है सेशन कोर्ट। समझ गए? ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है ना, इसमें ना जो सिविल से रिलेटेड जो केसेस होते हैं, मतलब मियाँ बीवी का जम नहीं रहा है, समझ रहे, कोर्ट में चले गए, डिवोर्स लेना है कोर्ट में चले गए, ऐसे अलग अलग चीज़ें है ना, किसी न किसी को मतलब जो है ना नॉर्मल जो झगड़े वगड़े होते हैं, सिविल चीज़ें जो होती वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती। समझ गए? किसी के जो लैंड की वजह से झगड़े हो गए कि दो पार्टीज़ के, वो गए कोर्ट में। समझ गए? किसी ने किसको धमका दिया, वो गया कोर्ट में। तो ये नॉर्मल जो प्रोसीडिंग्स होती है ना कोर्ट की, समझ गए, जहाँ पर क्रिमिनल चीज़ें नहीं होती, मतलब मर्डर वर्डर खचाम खुच, ये चीज़ें छोड़ के जो सिविल चीज़ें होती, सिविल मतलब नागरिक जो मतलब बाकी जो लोगों की आम मर्रा ज़िंदगी की जो चीज़ें होती हैं, जिसमें अगर डिस्प्यूट आ जाता है और हम सुनते हैं ना इसका कोर्ट में केस चल रहा है, तो जहाँ पे क्रिमिनल चीज़ें नहीं होती ना वो कोर्ट में केस चल रहा है, मतलब वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चलता है। और सेशन कोर्ट में कैसे, किसी ने किसको टपका दिया, जैसे सलमान खान का केस था, सलमान खान का जो केस था ना वो ना सेशन कोर्ट में था। समझ, ये सबसे नीचे वाले होते हैं डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद एक टाउन में भी होती है सबऑर्डिनेट कोर्ट, मतलब हर एक तहसील में आपके वहाँ पे भी होगा, एक तहसील में कोर्ट होगा। जैसे अभी मैं जहाँ से उस रामपुर में, वहाँ पे भी एक समझ रहे टुच्चा सा कोर्ट है, पर उसके पास ज़्यादा मतलब उसके एक लेवल के बाद औकात नहीं है। समझ गए? उसने अगर कुछ वर्डिक्ट दे दिया, कुछ जजमेंट दे दिया, तो हम उसको कोर्ट इधर ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसमें चैलेंज कर सकते हैं। तो ये ऐसा ना पूरा इंटीग्रेटेड है हमारा सिस्टम। इंटीग्रेटेड मतलब कैसे, इंटीग्रेटेड मतलब ऐसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सलमान खान ने क्या कर दिया था 1999 में, सलमान खान ने ना 2-3 रोड से चल रहा था, मतलब गाड़ी लेके जा रहा था रोड से वो, और 4 व्हीलर चला रहा था दारू पी के, और उसने कुचल दिया 4-5 लोगों को जो फुटपाथ पे सोए हुए थे। अब उसका मैटर गया सेशन कोर्ट में, और सेशन कोर्ट में जैसे मैटर गया उसका, तो सेशन कोर्ट वालों ने क्या कर दिया, उसको बोल दिया कि तुझे 5 साल की सज़ा है। वो गया बॉम्बे हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, उधर केस चलता रहा। समझ गए? उसने ये सेशन कोर्ट का जो जजमेंट था इसको चैलेंज किया बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला कि तुझे 5 साल की जो सज़ा है वो कंटिन्यू। समझ गए? अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी उसके खिलाफ जजमेंट दिया, वो वापस बॉम्बे हाई कोर्ट को जजमेंट को चैलेंज करने गया सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि स्टे लगा दिया थोड़े दिन तक। समझ गए? उसके जो है ना फिलहाल इसलिए बाहर है वो अभी। इसका मतलब क्या है कि हमारे देश में अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट अगर कोई फैसला दे देता है, तो इसका मतलब वो फैसला अमर नहीं है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। उससे रिलेटेड जो अपर जो कोर्ट है उसमें चैलेंज किया जा सकता है। बस सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं चैलेंज किया जा सकता कहीं भी। समझ गए आप? तो सुप्रीम कोर्ट वाला जो चैप्टर है इसको हमने एकदम डिटेल में कवर किया था। अगर आपने देखा नहीं होगा तो आप जाके हमारी जो पॉलिटी की लेक्चर सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देख सकते हो। आप समझ गए हो ना इंटीग्रेटेड मतलब क्या। तो ऐसे इंटीग्रेटेड हमारी जुडिशरी हमारे देश की। अब आते हैं वापस हाई कोर्ट पे। तो हाई कोर्ट में जो मैंने बोला अभी इंटीग्रेटेड है,
तो इंटीग्रेटेड जो है ना, तो सबसे ऊपर कौन होता है, यहाँ पे देखो, हाई कोर्ट ऑपरेट बिलो द सुप्रीम कोर्ट एंड अबव द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबसे ऊपर होता है HC हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, और उसके बाद नीचे होते हैं ये सबऑर्डिनेट कोर्ट, समझ गए। और जो कोई भी स्टेट है, स्टेट में अगर जुडिशरी की बात की जाए, जैसे देश में, हमारे देश में अगर जुडिशरी की बात की जाए तो सबसे ऊपर कौन है बैठा है, सुप्रीम कोर्ट है। वैसे जो स्टेट है, कोई भी स्टेट, उस स्टेट में जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर टॉप पोजीशन में अगर कोई बैठा होगा हर एक स्टेट में, तो वो हाई कोर्ट होता है, समझ गए ना। तो उसके बाद स्टेट ऑफ इंडिया, देखो 1980 का कब से हाई कोर्ट हमारे देश में कब से बने हाई कोर्ट, 1862 में। 1862 में क्या हुआ था, 3 हाई कोर्ट हमारे देश में बने थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। 1861 का जो एक्ट था, आपको याद होगा, 1858 का जो 1858 में क्या हो गया था, 57 में कांड हो गया था, कौन सा, मंगल पांडे वाला। उसके बाद अंग्रेज़ों को फट गई, अंग्रेज़ों ने क्या कर दिया, 1858 में उन्होंने कौन सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया, और उन्होंने जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जो राज कर रही थी उसको हटा दिया, और डायरेक्ट अपने हाथ में जो उनका क्राउन है उधर से लंदन से डायरेक्ट हमारा देश चलाने लगे। उसके बाद उन्होंने 1861 का एक्ट लाया, और उस एक्ट में उन्होंने ये चीज़ लिखी थी कि इंडिया में 3 हाईकोर्ट बनेंगे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। और वो जो था इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, तो 1861 के एक्ट के तहत ये हाईकोर्ट बनाए गए थे, समझ गए। और वो 1 साल बाद बने थे फिर। तो हमारे देश में सबसे पहले हाईकोर्ट का था कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये 1862 में बने थे। उसके बाद थोड़े 2-4 साल बाद 1866 में क्या हुआ, और एक 4th हाईकोर्ट उन्होंने बनाया, कहाँ पे, इलाहाबाद में। और बाद में ऐसा करते 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 ये अंग्रेज़ जो थे, अंग्रेज़ हमारे देश में जहाँ पे हुकूमत कर रहे थे, जो उनकी प्रोविंस थी, जैसे बॉम्बे, मतलब जैसे हमारा भी स्टेट है ना, वैसे उनकी प्रोविंस थी वो, बॉम्बे, कलकत्ता, चेन्नई, समझ गए, मद्रास, हर जगह उन्होंने क्या कर दिया, फिर हर जगह उन्होंने अपना एक हाईकोर्ट बना दिया। तो देखो बॉम्बे हाईकोर्ट का वो नाम भी अब तक चेंज नहीं हुआ है, कलकत्ता हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, वैसे के वैसे नाम है उनके, जो पुराने नाम है, समझ गए आप। और उसके बाद क्या हुआ, हमें जब आज़ादी मिली तो हमने वो क्या कर दिया, हर एक प्रोविंस का जो हाईकोर्ट था उसको क्या कर दिया, डायरेक्ट हर एक स्टेट का करस्पॉन्डिंग स्टेट का हाईकोर्ट बना दिया। जैसे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का हमने क्या कर दिया, जो बॉम्बे हाईकोर्ट है उसको हमने क्या कर दिया, महाराष्ट्र का हाईकोर्ट बना दिया। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए हाईकोर्ट के बारे में। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसने ऐसा 7th अमेंडमेंट जो था 1956 का, उसमें ऐसा लिखा था 7th अमेंडमेंट 1956 में कि हर एक स्टेट में ना एक हाईकोर्ट होगा, बट अगर पार्लियामेंट चाहती तो पार्लियामेंट कुछ स्टेट के लिए, एक या ज़्यादा स्टेट के लिए, 2 या ज़्यादा स्टेट के लिए, या एक और ज़्यादा स्टेट के लिए, एंड यूनियन टेरिटरी के, मतलब अगर हर एक स्टेट में एक हाईकोर्ट होगा, बट अगर पार्लियामेंट चाहती तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है, 2 उससे ज़्यादा हाईकोर्ट के लिए उससे ज़्यादा स्टेट के लिए एक ही हाईकोर्ट रख सकती है, मतलब 2-3 स्टेट मिला के एक हाईकोर्ट रख सकती है, या 2-3 स्टेट प्लस एक यूनियन टेरिटरी उसमें मिल के भी एक ही हाईकोर्ट रख सकती है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, ये जो चंडीगढ़ है और पंजाब है और हरियाणा है, तीनों मिला के ना, पंजाब क्या है, स्टेट है, हरियाणा का स्टेट है, चंडीगढ़ का यूनियन टेरिटरी, तीनों मिला के एक ही हाईकोर्ट है, समझ गया। तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के जो 7th अमेंडमेंट एक्ट था उसमें लिखा था। तो हमारे देश में हर एक स्टेट में हाईकोर्ट नहीं है, हर एक स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है हर एक कोर्ट में आप खोल सकते हो, बना सकते हो, ऐसे हमारी गवर्नमेंट बना सकती है, पार्लियामेंट बना सकती है, बट अगर ज़रूरत नहीं हो क्यों खर्चा करें। इसलिए अभी फिलहाल हमारे देश में कितने 24 हाईकोर्ट से, और तीन जो हाईकोर्ट से वो कॉमन है, जिसमें मैंने अभी आपको एग्जाम्पल ये दिया ना, ऐसे बाकी भी है 3 हाईकोर्ट हमारे देश में कॉमन है, बाकी 24 हाईकोर्ट से बाकी हर एक स्टेट के लिए एक हाईकोर्ट है। और दिल्ली, ये क्वेश्चन आता है, दिल्ली ऐसी ओनली यूनियन टेरिटरी, मतलब बाकी जो सारी यूनियन टेरिटरी ना वो किसी न किसी हाईकोर्ट से अटैच है। जैसे दादर नगर हवेली, वो जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर आती है, मतलब उधर कुछ भी हो जाता है तो वो उनका अप्रोच क्या है, उनके लिए हाईकोर्ट कौन सा है, बॉम्बे हाईकोर्ट ही, महाराष्ट्र हाईकोर्ट ही उनके लिए, समझ गए। वैसे जैसे पौंडीचेरी के लिए मद्रास हाईकोर्ट ही, समझ गया, पौंडीचेरी के लिए अलग से हाईकोर्ट नहीं, पौंडीचेरी भी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी। बट दिल्ली जो है, दिल्ली एक इकलौती ऐसी यूनियन टेरिटरी हमारे देश में जहाँ पे 1966 से लेके अब तक उनका खुद का एक हाईकोर्ट, आपने सुना होगा दिल्ली हाईकोर्ट, उनका ओन हाईकोर्ट है, एक यूनियन टेरिटरी होके भी। तो इस पे क्वेश्चन आता है, टोटल कितने हमारे देश में, एक क्वेश्चन आएगा आपको ऐसा कि हमारे देश में ना हर एक स्टेट को हाईकोर्ट है, हर एक स्टेट को नहीं, 3 स्टेट मतलब 3 हाईकोर्ट कॉमन है, समझ 2-4 स्टेट मिला के, तो ऐसा नहीं है, हर एक को अलग नहीं। और पार्लियामेंट का पावर है कि वो एक्सटेंड, जुडिक्शन जो हाईकोर्ट का वो एक्सटेंड कर सकते हैं कोई भी यूनियन टेरिटरी को, मतलब जैसे अभी कल कोई यूनियन टेरिटरी और पार्लियामेंट को लगता है, लक्षद्वीप जैसे पार्लियामेंट को लगता है कि ये कोलकाता हाईकोर्ट में इसको मर्ज करना है, या जैसे अंडमान है तो अंडमान के लिए हाईकोर्ट कौन सा पता है आपको, कोलकाता ही, तो अंडमान में अगर कुछ हो जाता है तो उनको अपील जो है लास्ट अपील वो कोलकाता हाईकोर्ट है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि हमारे देश में कितने हाईकोर्ट से,
और क्या क्या किसके पास पावर है, ये बेसिक चीज़ें जो थी वो हमने देख ली। आगे चलते हैं। अब हमारे देश में जो हाईकोर्ट है उससे रिलेटेड जो आर्टिकल है, आर्टिकल 214 क्या बोलता है, हाईकोर्ट्स ऑफ आवर स्टेट, हर एक स्टेट के लिए हाईकोर्ट की ज़रूरत है, वो हमने देख लिया। हाईकोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब हाईकोर्ट में सारी जो चीज़ें वो रिकॉर्ड होगी। और उसके बाद ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाईकोर्ट, हाईकोर्ट का गठन कैसे होता है वो अभी हमने देख लिया। अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ जज ऑफ हाईकोर्ट, हाईकोर्ट का जो जज है उसकी कंडीशन क्या होती है, उसको कैसे अपॉइंट किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ सर्टन प्रोविजन, उसके बाद क्या ओथ एंड अफर्मेशन, इनको शपथ कैसे दिलाई जाती है हाईकोर्ट के जज को। उसके बाद ये जो परमानेंट जज है उनकी प्रैक्टिस पे, जैसे कि रिटायर हो जाते हैं जज तो कुछ सालों तक उनकी ना प्रैक्टिस, मतलब वो प्रैक्टिस नहीं कर सकती। ये अगर कोई हाईकोर्ट का जज बन जाता है कोई बंदा और फिर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, मतलब रिटायर होने के बाद उसने घर बैठना है या कोई और बिजनेस करना है, उसने वापस हाईकोर्ट में मुंह लेके जाना नहीं उधर। और अगर हाईकोर्ट की जरूरत होगी तो हाईकोर्ट उसको बुला सकता है, बट वैसे जाना नहीं है। इसलिए जो बड़े बड़े कमर्शियल जो लॉयर्स हैं ना वो बिल्कुल भी जज बनते ही नहीं, समझ गए। ये जज ही नहीं बनते कभी, इनको पता है जज बनने के बाद क्योंकि पैसा नहीं होता, इनके चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं, 1-1, 2-2 करोड़ फीस लेते हैं वहाँ पे केस लड़ने के लिए। उनको पता है अगर हम जज बन जाएंगे तो जज से तो पेमेंट भी जज को बहुत कम होती है, समझ है, 90,000 पेमेंट होती है हाईकोर्ट के जज को बस। और खा के कितना खा सकता है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रिटर्न होने के बाद उसको वापस जा, मतलब हाईकोर्ट में वापस पैर नहीं रखना उधर। तो ये जो बाकी जो ये होते हैं ना, आपने सुना होगा राम जेठमलानी, एक बुड्ढा है अभी फिलहाल 96, उसकी एज होगी 96-97, ये एक हाईकोर्ट का लॉयर है, उसकी फीस ना 2-3 करोड़ इसकी फीस होती। और उसको इतनी बार ऑफर आया था सुप्रीम कोर्ट का जज के लिए, पर इसने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, इसलिए मना कर दिया कि इनको पता है पैसा बाद में नहीं हम छाप सकते। उसके बाद इनकी सैलरीज क्या होती है, इनको ट्रांसफ़र कैसे किया जा सकता है, उनका जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है उसको कैसे ऐड किया सकता है, अपॉइंट किया सकता है, एडिशनल लोगों को कैसे एज ए जज अपॉइंट किया सकता है। ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स है कब से कहाँ से 214 से लेके 224 तक 224 तक, ये हमें या इस अभी चैप्टर में देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ऑर्गेनाइजेशन कैसे किया जाता है, देखो हाईकोर्ट जो है प्रेसिडेंट द्वारा हाईकोर्ट में एक चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस जो है, जितने भी जजेस होते हैं हाईकोर्ट के अकॉर्डिंग, उसकी अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया है कि कोई हाईकोर्ट है, जैसे महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट है तो उसका जो चीफ जस्टिस और बाकी कितने जजेस रहेंगे, मतलब जो नंबर ऑफ जजेस है ना, इसकी संख्या जो है, इसका जो नंबर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई नहीं किया। इस वजह से कोई भी हाईकोर्ट है उसमें कितने लोग होंगे, कितने जजेस होंगे, ये किस चीज़ पे निर्भर करता है, ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इनकी डिस्क्रिप्शन पे निर्भर करता है। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो जितने बोलेंगे उतने लोगों को, उतना मतलब नंबर जो होता है वो स्ट्रेंथ हो जाती है हाईकोर्ट की। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो डिटरमाइन करती है, मतलब स्ट्रेंथ जो है वो फाइंड आउट करते हैं कि कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, कैसे वर्कलोड से। अगर उनको लगता है बॉम्बे हाईकोर्ट में ज़्यादा वर्कलोड है और अब फिलहाल वहाँ पे हाईकोर्ट में एक चीफ जस्टिस है और 10 जज है, तो इनको लगता है ज़्यादा चाहिए, वर्कलोड ज़्यादा है, तो ये डिटरमाइन कर सकते हैं। समझ गए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा फिक्स दिया गया नहीं है कि कौन से स्टेट में जो हाईकोर्ट है उसमें कितने जजेस होंगे। वो सिर्फ उन्होंने दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन का यूज़ करके वो वर्क कैपेसिटी वर्कलोड देख के खुद डिसाइड कर लेंगे। समझ गए, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है यही अपॉइंट करते हैं और यही स्ट्रेंथ डिसाइड करते हैं। आगे अपॉइंटमेंट, जो चीफ जस्टिस होता है हाईकोर्ट का, इसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट किसके साथ कंसल्टेशन करके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ डिस्कशन करके, एंड जिस स्टेट का हाईकोर्ट का जज जो है वो अपॉइंट करना है उस स्टेट के गवर्नर के साथ। समझ गए आप, मतलब जैसे कि अब महाराष्ट्र है, बॉम्बे हाईकोर्ट में जो ये चीफ जस्टिस है बॉम्बे हाईकोर्ट का, उसको अपॉइंट करना है, तो हमारे देश के प्रेसिडेंट क्या करेंगे, रामनाथ कोविंद जी, वो क्या करेंगे, वो एक सबसे पहले सीजेआई जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट की, उसको, और जो महाराष्ट्र के जो गवर्नर है उनको, इन दोनों को बुलाएंगे, चाय पे चर्चा होगी उधर, वो बोलेंगे कि हमें यहाँ पे ऐसा ऐसा करना है। फिर वो क्या कर देंगे, वो बोलेंगे हाँ चलो ये बंदा सही है, फिर वो इस बंदे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट अपॉइंट कर देंगे। तो अपॉइंट कौन करता है हाईकोर्ट के जज को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन, जो हाईकोर्ट के जज होते हैं उनको क्वालिफिकेशन, उनका क्वालिफिकेशन कैसा होता है, जज मतलब चीफ जस्टिस भी हो या बाकी जज भी हो। देखो कि कोई बंदा अगर हाईकोर्ट का जज बनना है या चीफ जस्टिस बनना है तो उसको मिनिमम एज क्या होना चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं, बट उसमें बस एक चीज़ दी है कि कोई भी बंदा है उसको अगर हाईकोर्ट का जज बनना है या चीफ जस्टिस बनना है तो उसने ना कम से कम 10 साल तक जो हमारे देश के किसी भी कोर्ट में एज ए जुडिशियल ऑफिसर उसने काम किया होना चाहिए, या वो किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक एडवोकेट होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इस बंदे को हम जज बना सकते हैं और या इसको हम चीफ जस्टिस बना सकते हैं। और वो तो ये नॉर्मल चीज़ है, सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए, वो समझिए सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए और 10 साल तक इसने ऐसा एक एज ए जुडिशियल ऑफिसर काम करना चाहिए हाईकोर्ट में, या एक तो वो एडवोकेट होना चाहिए हाईकोर्ट में, तब उसको जाके कर सकते हैं। उसको शपथ कौन दिलाता है, देखो गवर्नर ऑफ इंडिया दिलाते हैं।
अपॉइंट, देखो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद शपथ कौन दिलाता है, गवर्नर ऑफ स्टेट, समझ गया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसके साथ कंसल्ट करके अपॉइंट करता है, एक तो गवर्नर और दूसरा जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके साथ ये सलाह मशवरा करके इनको अपॉइंट करते हैं। समझ गए, ये चीज़ में कन्फ्यूजन मत हुई। अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, शपथ दिलाता है गवर्नर ऑफ स्टेट। उसके बाद टेन्योर क्या होता है, हाईकोर्ट के जज का टेन्योर, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में हाईकोर्ट का जो जज है उसका टेन्योर दिया नहीं, बस इतना दिया है कि उसका जो एज है, अगर उसको हाईकोर्ट का जज बना दिया तो उसका जो एज है ना वो कम से कम 62 एज तक ही वो रह सकता है, उसके बाद उसको रिजाइन मारना पड़ेगा। समझ गए, तो उसमें ना 3-4 चीज़ों, मतलब 4 चीज़ें दी यहाँ पे, उसको खाली करना पड़ता है अपना जो कुर्सी। वो एक तो क्या, वो जब 62 एज कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद उसको अपना पद खाली करना पड़ेगा, या जब उसको वो रिज़ाइन करेगा अपने पद से, प्रेसिडेंट को लिखेगा, वो रिज़ाइन किसको लगता है, प्रेसिडेंट को। अब देखो अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शपथ कौन दिलाता है, गवर्नर। और अगर हाईकोर्ट के जज को अगर रिज़ाइन करना है तो किसको रिज़ाइन करता है, गवर्नर को नहीं करता, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को करता है। समझ गया आप। या देखो 4 चीज़ों की वजह से वो अपना पद खाली हो सकता है, उसका पद खाली हो सकता है। एक तो अगर उसको अपॉइंट किया गया है हाईकोर्ट के जज को, अगर उसका एज 62 हो जाता है, उसको रिजाइन, मतलब उसको पद खाली करना पड़ेगा, या वो रिजाइन करके भी प्रेसिडेंट को अपना पद खाली कर सकता है, या उसको पार्लियामेंट से भी रिमूव किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो हमें देखना है। और बाद में अगर वो एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट हो जाता है, जैसे हाईकोर्ट का जो कोई बंदा है वो अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है या किसी और हाईकोर्ट में उसका ट्रांसफर हो जाता है, तब भी उसको अपना पद या ये वाला पहला वाला जो पद है उसको खाली करना पड़ता है। समझ गए आप, यहाँ तक क्लियर ना। 4 चीज़ों की वजह से वो खाली करता है। अब एक चीज़ हमने ये देख ली, 62 जो एज है वो मैक्सिमम, मतलब ऐसा बोला गया है नहीं कि हाईकोर्ट का जो जज है उसका मिनिमम टेनर कितना है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा नहीं कि 5 साल तक का हाईकोर्ट का जज रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। बस इतना लिखा है कि इसका एज 62 होना चाहिए। अगर कोई बंदा है वो 60 में अगर हाईकोर्ट का जज बनता है तो 2 साल में वो खाली कर देगा पद। समझे, अगर कोई 55 में बन जाता है तो वो उसको फिर वो 7 साल तक रह सकता है, ऐसा ही। समझ गए आप। अब यहाँ तक तो 3-4 चीज़ें देख ली, बट पार्लियामेंट कैसे हटा सकती है वो हमें देखना है। पार्लियामेंट जो है वो किसी भी हाईकोर्ट के जज को कैसे हटा सकती है। देखो रिमूवल ऑफ जज। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो इसको इम्पीचमेंट प्रोसेस बोलते हैं। इम्पीचमेंट मतलब क्या, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, मतलब किसी जो संवैधानिक पद पे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे अगर कोई बंदा बैठा हुआ है तो उसको अगर टेक्निकली बाय प्रोसीजर हटाना है तो उसको बोलते हैं इम्पीचमेंट। तो इसको हटाएंगे किसी, तो हाई कोर्ट का जज को हटाना जो प्रोसीजर है वही प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को सेम तरीके से हटाया जा सकता है। मैं यहाँ पे बस आपको यही बताने वाला था, ये जो हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था वही उसी तरह से हटा सकते हैं। बट मैंने वापस ये स्लाइड डाली ताकि आप, क्या पता आप कोई लोगों ने वो वीडियो देखी नहीं होगी, तो इसलिए वापस मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कैसा हो। देखो अगर हाईकोर्ट के जज को हटाना है, समझ गए, चीफ जस्टिस को हटाना है, बाकी जज को हटाना है, तो जुडिशरी इंक्वायरी एक्ट है 1968, इसके हिसाब से प्रोसीजर क्या बोलती है। जो पार्लियामेंट में टोटल मेंबर कितने हैं 552, और जो राज्यसभा में कितने 250, तो उसमें से क्या होना चाहिए, एक रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। जैसे कोई मेंबर है लोकसभा या राज्यसभा का कोई मेंबर है, वो चाहता है इनको हटाना है, तो वो क्या करेगा, एक रिजोल्यूशन लेके आएगा, समझ रहे, रिमूवल का एक मोशन पास करेगा। कोई एक अगर लोकसभा से वो मोशन पास करता है तो उस मोशन पे 100 लोगों ने साइन करनी चाहिए। मतलब 552 में से 100 लोगों ने उस पर साइन करना चाहिए कि हाँ हम एग्री करती है कि ये जो जज है ये दिमाग में लंगड़ा है और इसको हटाने की ज़रूरत है। समझ रहे, दिमाग में लंगड़ा मतलब मैं ऐसे आपको मजाक में बोल रहा हूँ, मतलब ये इनकैपेबल है या मिसबिहेव करता है, या समझ गए इसकी कैपेसिटी नहीं वो पद संभालने की, ऐसे वैसा, या उसने कुछ झोल किया है, तो ऐसे 100 लोगों ने यहाँ पे साइन करनी चाहिए। अगर ये मोशन अगर राज्यसभा से पास होती है तो उसमें 50 लोगों ने साइन करनी चाहिए। अगर इधर 50 या इधर 100 ऐसे अगर लोग साइन करते हैं तो फिर क्या करता है, वो मोशन जाती है स्पीकर के पास। अब स्पीकर उस पेज पे देखता है कि अच्छा अगर स्पीकर लोकसभा है तो वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि अच्छा कितने लोगों ने साइन किया, 100 लोगों ने, चलो ठीक है पर इसको देखता हूँ। या चेयरमैन जो है राज्यसभा के वो क्या देखेंगे, वो देखेंगे अच्छा चलो 50 मेंबर ने साइन किया है, ओके चलो फिर आगे देखते हैं। दोनों के दोनों नहीं करना है, किसी एक हाउस में भी हो जाता है प्रोसीजर कंप्लीट तो भी आगे चल जाता है फिर वो फॉरवर्ड। स्पीकर क्या करेंगे या चेयरमैन क्या करेंगे, उनके पास व्हील है कि वो एक तो उस मोशन को एडमिट कर सकते हैं या रिफ्यूज़ कर सकते हैं। रिफ्यूज़ करेंगे तो फिर कुछ आगे होगा ही नहीं। अगर एडमिट करते हैं तो स्पीकर क्या करेंगे, 3 मेंबर कमेटी बैठाएंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो बोलेंगे कि मेरे पास जो है ना वो ऐसा ऐसा रिजोल्यूशन आया है, एक मोशन आई है, उसमें इतने लोगों ने साइन किया है, अब इनके ऊपर ऐसे ऐसे चार्जेस है इसी पर्टिकुलर जज के ऊपर, तो हमें इनको हटाना है। तो 3 मेंबर ऑफ कमेटी इन्वेस्टिगेशन के लिए करेंगे। उस मेंबर ऑफ इन्वेस्टिगेशन कमेटी में कौन होगा, देखो चीफ जस्टिस होंगे एक तो सुप्रीम कोर्ट के, या कोई जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, किसी एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, या डिस्टिंग्विश ज्यूरिस होंगे, या नहीं होंगे मतलब तीन होंगे, समझ गए। ये चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे और डिस्टिंग्विश ज्यूरिस होंगे। ये 3 मेंबर कमेटी होंगी। अब ये कमेटी जो है ये इन्वेस्टिगेशन करेंगी कि इनके ऊपर जो चार्जेस लगे वो सही या गलत है। अगर इनको लगता है कि ये गिल्टी फाउंड होते हैं, गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर या सफरिंग फ्रॉम इनकैपेसिटी, इनके मतलब इनकी अगर मानसिक हालत सही नहीं,
समझ रहे, ये इनकैपेसिटी से जूझ रही है या इन्होंने कुछ मिसबिहेवियर किया है, अगर ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पाया जाता है तो वो रिपोर्ट वो सबमिट करते हैं स्पीकर के पास, या अगर राज्यसभा से अगर कमेटी बिठाई गई तो किसके पास, तो चेयरमैन के पास। फिर ये लोग क्या करते हैं, पार्लियामेंट में एक वो जो मोशन थी उसके ऊपर स्पेशल मेजोरिटी से, मतलब टू थर्ड मेजोरिटी से, दोनों हाउस से, दोनों सदन से, मतलब इधर 552 ही ना हो तो लगभग इधर कितने हो जाएंगे, देखो इसके आधे 50 के आधे कितना, लगभग इधर कितने हो जाते हैं 250, मतलब 275 तो आधे हो जाते हैं। तो हमें कितने चाहिए इधर, इधर लगभग 66%, मतलब 300 350 समझ रहे क्या मेंबर, और इधर 250 है, 250 के आधे कितने होते हैं 125 मतलब इधर कितना 160-70 के आसपास, 80 के आसपास 66%। इतने लोगों ने इधर उसमें जो मोशन है प्रेजेंट और जो वोटिंग है उतने लोगों ने वहाँ पे इतने, मतलब ये तो मैंने बोला कंप्लीट टोटल स्ट्रेंथ का बोला, अगर जितने अगर जैसे कि 400 ही होंगे तो 400 के हम 66% टू थर्ड निकालेंगे। तो ऐसा दोनों हाउस में पास करके स्पेशल मेजोरिटी से प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा, प्रेसिडेंट वो जो मोशन है उस पर साइन कर देगा और फिर वो उस जज को हटाएगा। समझ गए, अब तक ऐसा कांड हमारे देश में हुआ नहीं, मतलब अब तक इस तरीके से किसी भी जो हाईकोर्ट का जज है इसको हटाने गया था। एक्चुअली 2018 में क्या हुआ था, एक हाईकोर्ट को हटाने की कोशिश की गई थी वेस्ट बंगाल के, पता नहीं उसका क्या हुआ बाद में, हटाया नहीं, बट उसको उसके लिए इम्पीचमेंट आने वाली थी, उसके बाद फट गई वो, मतलब समझ गए क्या, वो उसको जब पता चल गया कि मुझे मेरा इम्पीचमेंट होने वाला है, वो बहुत डरने लगा, मतलब वो मीडिया के सामने आया, रोने लगा, उसको लगा कि वो देखो ना आप अगर इम्पीचमेंट हो जाती तो डायरेक्ट सिलेबस में उसका नाम आ जाएगा ना पूरे, मतलब जब तक इंडिया रहेगा तब तक सिलेबस में उसका नाम रहेगा, ये जो पर्टिकुलर हाईकोर्ट का जज है इसको हटाया गया था इतने इस साल। समझ गए, इसलिए लोग ना डरते, कभी कभी पॉलिटिशियन धमकी भी दे देते, जो रूलिंग पार्टी ने वो धमकी दे दी किसी जज को, अगर तो आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम आपका इम्पीचमेंट कर देंगे। ओके, उसके बाद आगे आगे क्या है, सैलरी कितनी होती है, देखो सैलरी तो पहले कम थी, बाद में ज़्यादा कम क्या की थी, कम ही थी वैसे। अब 2009 के हिसाब से जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है उसकी सैलरी होती है 90,000 और बाकी जज जो होती उनकी सैलरी होती है 80,000। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ जज, ट्रांसफर के कौन करता है, प्रेसिडेंट ट्रांसफर कर सकता है किसी जज हाई कोर्ट के जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट विद कंसल्ट आफ्टर कंसल्टिंग विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के उनके साथ कंसल्ट करके हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी जज को, हमारे स्टेट एक स्टेट के जज को दूसरे स्टेट में भेज सकते हैं। उसके बाद क्या एक्टिंग जज, ओके एक्टिंग चीफ जस्टिस, देखो जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी, देखो अपॉइंट जज ऑफ हाई कोर्ट, कोई भी जो एक्टिंग मतलब क्या, टेम्प्रोरी किसी भी बंदे को चीफ जस्टिस बना सकते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट किसी भी हाई कोर्ट का। कब, जब पहला जो ऑफिस ऑफ जस्टिस है, मतलब ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस है वो अगर वैकेंट हो, समझिए वो जगह खाली हो, या जो चीफ जस्टिस वो टेम्प्रोरी एब्सेंट हो, या जो चीफ जस्टिस है वो अपनी जो ड्यूटीज़ है उसको सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो इस केस में एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट किया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। समझ गए, विद कंसर्न हाई कोर्ट जो है कहा गया, हाँ उनके द्वारा अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद एडिशनल एंड एक्टिंग जज, अगर एडिशनल, देखो अगर हमारा जो कोई भी स्टेट का हाई कोर्ट है उसका अगर टेम्प्रोरी जो बिजनेस है वो इंक्रीज़ हुआ है या वर्कलोड ज़्यादा आ रहा है ऐसा लग रहा है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसी भी, मतलब एक बंदे को एज एडिशनल जज, जैसे कि कोई जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट है बॉम्बे हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, और उधर बाकी 10 बाकी और जजेस हैं, एक चीफ जस्टिस हो गया बाकी भी जजेस थे। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये जो कोर्ट है ना इसमें ज़्यादा वर्कलोड है और जजेस कम है तो ये और एक बंदे का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, पर कितने साल तक, बस 2 साल तक कर सकते हैं, एडिशनल जज और एक्टिंग जज। समझ गए। उसके बाद इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट, देखो हाई कोर्ट के पास इंडिपेंडेंस क्या होता है, एक तो हमने पहले सारी चीज़ें देख ली कि उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, इनको गवर्नर शपथ दिलाते, रिमूव करना हो तो इतना बड़ा चीज़ होती है रिमूव करने के लिए, तो इनको कोई आसानी से नहीं हटा सकता, मतलब ये इजी नहीं है 2/3 मेजोरिटी दोनों हाउस से लाना, इतना इजी बात नहीं वो। तो देखो यहाँ पे उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेनर है, मतलब इनका एक तो मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, इनके अपॉइंटमेंट में कोई झोल होता नहीं, इसके वजह से वो बेफिक्र होते हैं, ये डरते नहीं किससे। और दूसरी चीज़, इनको जो सिर्फ कौन निकाल सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निकाल सकते हैं, वो भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोसीजर लिखी इसके हिसाब से निकाल सकते हैं, मन मर्जी नहीं निकाल सकते, इसलिए दे डू नॉट होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब क्या, प्रेसिडेंट जैसे मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करते हैं, मतलब अगर कोई स्टेट है, जैसे अगर उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, वो अगर गवर्नर को बोल देंगे कि इस बंदे को हटा दो, तो गवर्नर वो प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट से में काम करते, गवर्नर के प्लेजर पे काम करते हैं, तो गवर्नर उसको हटा देंगे डायरेक्ट। या मोदी जी वो अगर बोलेंगे कि ये जो किसी कोई पर्टिकुलर स्मृति ईरानी जी ये जो मिनिस्टर है इनको हटा दो अपने पद से, तो डायरेक्ट हटा देंगे, समझ रहे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट कर, प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे किसी को मिनिस्टर बनाया जाता है और उसके सलाह पे किसी को हटाया जाता है। तो वो जो बंदा है मिनिस्टर वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट काम करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट को किसी भी टाइम हटा सकते हैं। वैसे यहाँ पे होता नहीं, इनको अपनी मन मर्जी के मुताबिक काम करने का मौका मिलता है, इनको कोई भी किसी अपने पद से नहीं हटाता। समझ गए। तो इस तरीके से ये जो हाईकोर्ट वाला टॉपिक है, इसमें देखो एक टॉपिक बच गया बस, जुरिडिक्शन एंड पावर ऑफ हाईकोर्ट।
जो जुरिडिक्शन होती है या पावर होती है हाई कोर्ट की, वो क्या क्या होती है। देखो यहाँ पे इतनी जुरिडिक्शन होती है। देखो इस पर तो ये बहुत डिटेल में हो जाएगा, इस पर इतना क्वेश्चन मिशन आता नहीं, फिर मैं आपको एक बार ऊपर बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब क्या, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं, मतलब फर्स्ट अपील। या ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आप सबऑर्डिनेट कोर्ट में लेके जाओ फिर उसके तरह वो फॉरवर्ड करेंगे हाई कोर्ट को, फिर उनके पास जाएंगी, या पहले आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा हाई कोर्ट के पास, फिर वो उनके पास जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप डायरेक्ट कोई भी चीज़ हो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास उस चीज़ को लेके जा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो है एडमिटेडरी, उसके बाद विल, मैरिज, डिवोर्स, कंपनी लॉज, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, उसके बाद इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, रेवेन्यू से रिलेटेड कोई मैटर है, या इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। ये जो चीज़ें ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता है हाई कोर्ट के। इसके मतलब ये आपको डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो था वो है रिट्स जुरिडिक्शन। ये हमने देखा था आर्टिकल 226 जो है 226 आर्टिकल जो है, इसके अकॉर्डिंग जो आप अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो आप ये जो हेवे कॉर्पस है, मैंडमस है, सेटोरी है, प्रोहिबिशन है और क्यू वारंट है, ये जो अलग अलग जो रिट्स थी फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए, ये जो रिट्स है इसका अगर वायलेशन होता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जा सकते हो। ये भी हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में आते हैं। तीसरा चीज़ है एपेलेट जुरिडिक्शन। अब एपेलेट जुरिडिक्शन क्या होता है, देखो एपेलेट जुरिडिक्शन मतलब क्या, हाई कोर्ट के पास दोनों चीज़ में पावर है। मतलब एक तो क्या सिविल केस है उसमें भी हाई कोर्ट अपना जजमेंट दे सकता है, या क्रिमिनल केस है उसमें भी अपना हाई कोर्ट अपना जजमेंट दे सकता है। तो ये क्या है, ये एपेलेट जुरिडिक्शन। उसके बाद ये क्या है सुपरेटरी जुरिडिक्शन। सुपरेटरी मतलब क्या, हाई कोर्ट हैज़ पावर टू सुपरिटेंडेंस ऑल ओवर अदर कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल्स फंक्शनिंग इन इट्स टेरिटरी। मतलब कोई एक स्टेट जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट को ना जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जितने भी अलग सारे के सारे जो कोर्ट्स हैं या ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कुछ भी कोई भी कोर्ट है, तो उनको सुपरिटेंडेंस मतलब क्या, ये इन पे निगाह रख सकता है, इनसे सारा काम करवा सकता है, इनको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समझ गए। उसके बाद क्या है, उसको देखो ये इतनी चीज़ें उसमें, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा इसलिए मैंने बताया नहीं आपको। उसके बाद कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट्स, जो हाईकोर्ट के पास पावर की उनके स्टेट के अंदर, जिस स्टेट में हाईकोर्ट है उस स्टेट के अंदर जितने भी बाकी सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स आते हैं उन पे कंट्रोल कर सकता है ये हाईकोर्ट। उसके बाद कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हाईकोर्ट जो है वो अपना जो है सारे प्रोसीडिंग उसको ना रिकॉर्ड कर लेता है, वही चीज़ें समझ गए। ये इतना कुछ है नहीं, वो रिकॉर्डिंग वगैरह सारा करके लगता है। उसके बाद एक्ट रिकॉर्डेड पर्पजली पर समझ बाद में मेमोरी एंड टेस्टिमनी के लिए रिकॉर्ड करता है। बाद में जो है वो लास्ट वाला जो चीज़ है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखो कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना उसमें हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट के पास पावर है कि वो जुडिशियल रिव्यू ले सकता है। मतलब कुछ जैसे बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं या कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं उस पर हाईकोर्ट के पास पावर है कि आर्टिकल 13 आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट के पास पावर है वो किसी भी चीज़ का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या, किसी कोई भी टाइप का अगर बिल आया हो या कुछ भी आया हो और हाईकोर्ट को लगता है ये सही नहीं गलत नहीं, तो उसका जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या, वो स्क्रूटनी कर सकती है ये सही या गलत था। समझ गए आप। तो इस तरीके से आज का जो हमारा लेक्चर था, आज के लेक्चर में हमने ये जो हाईकोर्ट था, हाईकोर्ट के बारे में पूरा एकदम डिटेल में देख लिया। समझ गए आप। तो थैंक यू सो मच एंड एंजॉय।